राजनीति में बनाना रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जहां पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीति केलों पर निर्भर थी। आप सोचेंगे केले जैसे आम से फल में ऐसा क्या खास था? खास थी उसकी क्वालिटीज, भरपूर न्यूट्रिशन वैल्यू, खाने में आसान। छोटे देशों में जहां अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर थी वहां इसे उगाया जाता और बड़े देशों के लिए निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था। वहां की राजनीति का फोकल पॉइंट था बनाना, इसलिए टर्म इस्तेमाल हुआ बनाना रिपब्लिक। आज के समय में राजनीति का फोकल पॉइंट है जनाना यानी महिलाएं। उनकी सुरक्षा, उनके लिए स्कीम, उनके नाम पर मुद्दे तय होते हैं, उनके वोट की अहमियत बताई जाती है। उसे कैटर करने के लिए पार्टियां जी तोड़ मेहनत करती हैं, लेकिन उन बातों और उससे जुड़ी खबरें गायब रहती हैं। इसलिए हमने सोचा जनाना रिपब्लिक के जरिए उन जनानाओं की बात की जाए। वो क्या चाहती हैं, क्या सोचती हैं, उनके लिए क्या चल रहा है देश दुनिया में, उसे समेटकर इस शो की शक्ल में आपके लिए लेकर आया जाए। तो नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और स्वागत है आपका जनाना रिपब्लिक के तीसरे एपिसोड में। मेरे साथ इंडिया टुडे से मेरी साथी प्रीति चौधरी भी है जो इस शो की को होस्ट है। स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? बहुत थकी हुई हूँ और गला भी वैसा ही खराब है जितना पहले था, क्योंकि सोनल जो हो रहा है ना पिछले 2-3 दिन से, अब क्या बताएं, 2-3 मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार टूटे ना टूटे, हम सबकी आवाज़ जरूर टूट गई है नॉन स्टॉप एंकरिंग कर करके। पिछले 8 घंटे से मैं और प्रीति ऐसे कर रहे हैं कि अब शूट करें, अच्छा अभी ना इसकी बाइट आ गई है, अब ये बड़ा डेवलपमेंट हो गया, अब करें अब करें। अब 8 घंटे बाद फाइनली हम शूट करने के लिए पहुंच पाए हैं। महाराष्ट्र क्राइसिस में पूरा हफ्ता बीता या कुछ और भी किया आपने? अब हम तो हर दिन नहीं इसी में ही बीता है पूरा हफ्ता हमारा, मतलब पिछले 3 दिन से तो इसी में ही लगे हुए हैं। अब तो याद ही नहीं अब हफ्ता कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया। जिस दिन से ये खबर ब्रेक हुई है बस ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ये जो MLAs हैं जो अभी बागी हो गए हैं, इसमें महिलाएं कितनी है प्रीति? मैंने पता नहीं, एक है शायद, एक। नाम किसी का भी सामने क्योंकि ऐसा आया ना, एकनाथ शिंदे का ही ज्यादा नाम चल रहा है, बाकी MLAs हाँ, मतलब क्योंकि बात उस पे आंकड़ों पे आ जाती है ना, तो जो नंबर नाम चल रहा है वो एकनाथ शिंदे प्लस 38 अच्छा। शिवसेना 46 टोटल अभी तक ये है। मतलब अगर जब तक हमारा शो ऑन एयर जाएगा तब तक तो पता नहीं, क्या पता सरकार बदल भी जाए, चेंज भी हो जाए, क्या जाने, क्योंकि हर आवर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पर अभी तक जो आंकड़े हैं वो यही हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आप कितनी थकी हुई है और सुबह से है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर बिना देर किए, क्योंकि जल्दी से प्रीति को जाना है अपने अगले शो के लिए। बड़ी खबर का सेगमेंट है और इस हफ्ते की बड़ी खबर NDA से जुड़ी हुई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का रिजल्ट आया 14 जून को, और ये पहली बार था प्रीति कि एग्जाम में लड़कियों को बैठने की इजाज़त मिली। इंडिया में अब तक लड़कियों को एंट्री नहीं थी। पिछले कई सालों से ये मांग चल रही थी, की जा रही थी कि लड़कियों को भी इसमें भर्ती किया जाए। इसे लेकर वकील कुश कालरा ने याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि NDA में जो अभी एंट्रेंस, मतलब लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि अब जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आप लड़कियों को बैठने दो। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें टाइम चाहिए, प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये सब बहाने मत बनाइए, इस ही बार से बैठने जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। तो इसी के अराउंड हम आज अपनी बड़ी खबर के सेगमेंट में बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ी है। इनका नाम रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सोनल, थैंक यू सो मच, मुझे आपकी आवाज़ पूरी आ रही है। दीप्ति जी, सबसे पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल है मेरे मन में कि इतने सालों तक लड़कियों को क्यों NDA एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं थी? देखिए सोनल, पहले से शुरुआत करते हैं कि 1993 में जब पहली बार वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जा रहा था तीनों फोर्सेस में, सो स्टार्टिंग में एम ये था कि हम एटलीस्ट इतना इक्वल लाए कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, हम मिलिट्री में, डिफेंस में वुमेन को एज ऑफिसर्स हम देख पाए। उस टाइम पे ये धारणा नहीं थी कि NDA में जाना है, कि NDA में जाना है या एयरफोर्स एकेडमी में जाना है। इस टाइम धारणा और सवाल था इक्वालिटी का कि क्या हम वुमेन को भी डिफेंस फोर्सेस में ला सकते हैं कि नहीं। सो उस टाइम पे, बिकॉज जो NDA है आप देखेंगे 1954 में स्टार्ट किया गया था। बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है NDA भारत का, और पूरे वर्ल्ड का ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ट्राई सर्विसेज के लिए तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है। सो इतना टाइम क्यों लग गया? वो इसीलिए लग गया सोनल कि
जो मेन एम था वो पूरा हो चुका था। एयरफोर्स अकेडमी, INA यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी, और OTA दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, तीनों में से वुमेन जो है वो चुने जा रहे थे थ्रू SSB के थ्रू रिटन एग्जाम पास करने के बाद, और वो अफसर बन के हमारे तीनों सेनाओं में भर्ती हो रहे थे। सो इस चीज़ की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट फील नहीं हुई कि इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब हाल फिलहाल में जैसे कि टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, हम ज़्यादा इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि अगर मेल ऑफिसर्स जो है वो फाइटर जहाज उड़ा सकते हैं तो वुमेन ऑफिसर क्यों नहीं उड़ा सकती। उसी धारणा के आगे चलते चलते ये ध्यान लगाया गया कि NDA जो है, NDA में अभी तक लड़कियों का आगमन नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी तो उस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। सेना ने खुले हाथ से एक्सेप्ट किया और इस बार 19 लेडी ऑफिसर्स की और लेडी कैडेट्स की वैकेंसी NDA ने निकाली है, जिसके सारे इंतजाम NDA में हो चुके हैं। एंड जैसे कि हम कह रहे हैं कि भारत बदल रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। आई एम श्योर विद दिस फर्स्ट स्टेप all other women in the country are getting lot of hopes and dreams कि आगे उनका भी बहुत ही फुलफिलिंग करियर NDA में होगा। बिकॉज स्टार्टिंग में देखिए आप, वुमेन ऑफिसर्स जो थी शॉर्ट सर्विस कमीशन में आती थी। NDA का जो मेन है मोटो, उसमें परमानेंट ऑफिसर्स वहां से निकल के आते हैं कि जो पूरी अपनी रिटायरमेंट तक, फुल एज ऑफ रिटायरमेंट तक अपनी सर्विस देंगे। जैसे कि मैं खुद एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूँ, मैंने 10 साल एयरफोर्स में कार्यरत रही मैं, और उसके बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट किया। लेकिन NDA के बाद आप एक परमानेंट कमीशन अफसर बन जाते हैं, जो कि आप, जिसमें आपको आगे करियर, फौज में आगे ऊपर करियर में जाने का भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। स्क्वाड्रन लीडर काला, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रही हैं। परमानेंट कमीशन, आई एम श्योर जब आप स्क्वाड्रन लीडर काला थी तब परमानेंट कमीशन था ही नहीं, क्योंकि 2019 में परमानेंट कमीशन शुरू हुआ है। अब एक बात का जब भी मैंने पढ़ा है, देखा है, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे जो सारे मेरे पिता हैं वो आर्मी में हैं, मेरे दादा हैं वो आर्मी में हैं, सब जगह अगर मैं देखूँ मेरे फादर की साइड में सभी आर्मी में हैं। पर एक सवाल हमेशा मुझे चुभता है, और क्योंकि आप तो फोर्सेस में रही हैं तो मे बी आप आंसर ना करना चाहें, पर ये बात बहुत चुभती है कि स्क्वाड्रन लीडर काला कि ये कोर्ट से ही आया है। परमानेंट कमीशन अगर हम देखें कोर्ट से आया, NDA का अगर हम देखें कोर्ट से आया। कोई भी सरकार, कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर आप फोर्सेस भी मान ले, चाहे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी मान ले, हमेशा इसके ऑपोजिट आर्ग्यू किया है कोर्ट में। अगर हम देखें भी, अगर अभी भी हम बहुत दूर हैं, आप मानेंगी कि कमांड पोजीशन में महिलाएं अभी नहीं एंटर्ड हैं, कॉम्बैट पोजीशन में महिलाओं का रोल अभी नहीं है, और ये बहुत क्रूशियल बातें होती हैं अगर हम इक्वालिटी की बात करें। तो अगर गवर्नमेंट का भी स्टैंड देखें, और ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने किया है, हर गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया है कि महिलाओं को, पहला आर्ग्यूमेंट क्या था आपको ज्यादा मालूम होगा स्क्वाड्रन काला जी, पहला आर्ग्यूमेंट था सरकार का, जो इस सरकार तक चला, चाहे वो कांग्रेस की थी और अभी भाजपा की है, 2020 तक आर्ग्यूमेंट था कि महिलाओं को अगर हम कमांड पोजीशन दें, कॉम्बैट रोल दें, तो उनका जो डोमेस्टिक और साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं है। अब ऐसी चीजें अगर बोली जाती हैं तो ये बहुत चुभती हैं। बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा कि चुभती हैं चीजें, बिल्कुल चुभती हैं। इसी बात पे 3 साल पहले मैंने वार्तालाप की थी बाकी चैनल्स में भी, जब परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने अगेन डिसीजन दिया था परमानेंट कमीशन का। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि 2019 में ही मैंने रिटायरमेंट लिया है, जुलाई 2019 में। सबसे पहले तो परमानेंट कमीशन की बात करते हैं, जो आपका पहला सवाल था कि परमानेंट कमीशन की पॉलिसी जो है वो तीनों सर्विस में अलग अलग है जी। इंडियन नेवी है, वो परमानेंट कमीशन बिल्कुल नहीं दे रहा है। एयरफोर्स है, जिन्होंने एक पॉलिसी बहुत पहले बनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग 2006 तक जितने भी ऑफिसर्स कमीशन थे, इररिस्पेक्टिव वो मेल है या फीमेल है, सबको परमानेंट कमीशन मिला था। 2006 के बाद जो कमीशन हुए, जैसे कि मैं 2009 में कमीशन हुई, तो हमारे लिए एक पॉलिसी आ गई कि सिलेक्टिव बेस पे ही आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा, यानी कि 10% ही ऑफिसर्स टोटल स्ट्रेंथ जो है आपके फोर्स की, उसमें से आपको परमानेंट कमीशन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आर्मी जो है, आर्मी में अगेन बिकॉज ये जो केस लड़ा गया था ये आर्मी ऑफिसर्स ने लड़ा था, आर्मी में
ज्यादातर वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिल चुका है। सो तीनों सेनाओं की इस पे पॉलिसीज अलग अलग है। नाउ जहाँ तक बात चुनने की आती है, बहुत चुनता है, बिकॉज देखिए मैंने खुद एक बहुत ही मेरिटोरियस करियर एयरफोर्स में लिया है। तीसरे ही साल में मुझे कमेंडेशन अवार्ड मिला, दैट इज फॉर डिवोशन ऑफ ड्यूटी। मैंने रिपब्लिक डे परेड करी जब बराक ओबामा हमारे चीफ गेस्ट थे। सो इतना कुछ करने के बाद सिर्फ 6 साल की सर्विस में कमांड नहीं किया। सो अगर मेरे को पहले से ही पता है कि मेरे सर्विस में आगे जाने के अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हैं या मैं आगे नहीं जाऊंगी, तो ये कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेटिंग थोड़ा सा फैक्टर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है। स्क्वाड्रन लीडर काला, हम आपसे एक सवाल करें मैम, एक सवाल करना चाहूंगी। अगर आप महिला की जगह आदमी होती तो आपको क्या लगता है आपका करियर आज कहाँ होता? जी, आई थिंक मैं बिल्कुल 100% फौज में होती, और मैं अपने जितने भी मेरे सर्विस फोर्सेस हैं और जो मेरे रिक्वायरमेंट्स है, फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स जिनकी वजह से मैं आगे की रैंक को पा सकती, तो वो मैं बहुत ही निष्ठा से कर रही होती। तमगे मिले होते, हायर रैंक मिली होती, अभी तक कमांड पोस्ट पे होती कहीं पर? उसके लिए थोड़े साल लग जाते हैं, क्योंकि मैं अभी जूनियर जी 2009 में ही मैंने कमीशन लिया। आई एम श्योर कि जब वो चीज आती, जितने साल की सर्विस है, 13 साल की सर्विस तक आप लेफ्टिनेंट कर्नल या विंग कमांडर बनते हैं, और उसके बाद 18-19 साल की सर्विस के बाद आपका बोर्ड बैठता है जिसमें आपको हायर रैंक्स मिलती हैं। सो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आई एम श्योर आई वुड हैव बीन अ टफ कंपटीशन। दीप्ति जी, एक सवाल जो बात आप कह रही हैं इसी से जुड़ा ये है कि आर्मी एक मतलब कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, ये कहा जाता है, लिखा जाता है तरह तरह से अलग अलग आर्टिकल्स में, जो खास करके विमेन सेंट्रिक आर्टिकल्स लिखे जाते हैं प्रीति, इसमें तो बहुत क्लियरली इसी शब्द से शुरुआत होती है। हमेशा से महिलाओं को रेजिस्ट किया गया है इस फील्ड में, इस वजह से हमारी आर्मी ने क्या क्या खोया, ये कहाँ बेहतर हो सकते थे अगर महिलाएं होती तो? सोनल, इस बात पे जब हमारे पास रफेल आया था तब भी मैंने एक बात टीवी चैनल्स पे कही थी, देर आए दुरुस्त आए। जो नहीं हुआ है और जो टाइम निकल गया है उसकी क्या बात करें। अब हमारे पास, हमें हमेशा आगे देखना है कि अब जो डिसीजन हुआ है उसका हम बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे सशक्त बना सकते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि एटलीस्ट अब हमारे पास 3 फाइटर वुमेन ऑफिसर्स हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट चलाती हैं। पर स्क्वाड्रन लीडर काला, मेरा ना इसमें आप सही कह रही हैं, देर आए दुरुस्त आए। हमारे पास 3 फाइटर पायलट हैं जो अभी रफाल उड़ाती हैं। पर देखिए अब क्या होता है ना, रिपब्लिक डे परेड पर उनको झांकी पे बिठाया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए हमारे पास महिला फाइटर पायलट भी है। पर जो विमान आसमान को चीरते हुए रफाल जो जाता है उसके कॉकपिट में आदमी ही बैठा था इस रिपब्लिक डे परेड पे। मतलब अगर आपको सही में एग्जाम्पल देना है तो जो महिला को आपने झांकी पे खड़ा किया है दिखाने के लिए सबको कि हमारे पास महिला फाइटर पायलट है, उसको कॉकपिट पे होना चाहिए था रफाल के, जो ऊपर से जा रहा था, और वो फोटो दिखानी चाहिए थी। आपको लगता नहीं है कि यहीं पर ही हमारी जो सोच है, समझ है महिलाओं और फोर्सेस की, यही अंतर आ जाता है? नहीं प्रीति, मुझे लगता है इस चीज का एक नजरिया है जो हमें अपना बदलना पड़ेगा। देखिए फौज बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। मैंने 10 साल निकाले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा सर्विस मैंने की है। कहीं पे भी मुझे 10 साल में ये नहीं लगा। जहां तक पॉलिसीज का सवाल है, मैंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज चुभती है कि हमारा करियर आगे नहीं है, लेकिन जहां तक रख रखाव का सवाल है, जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, वहां मुझे पर्सनली कोई ऐसा इशू दिखाई नहीं दिया। जहां तक आप रफेल की बात कर रहे हैं, देखिए प्रीति, जो कंट्री है बहुत बड़ा कंट्री है, और जहां हमें एक मैसेज पहुंचाने की जरूरत है जी। रफेल आपको रिपब्लिक डे परेड में ऊपर से निकालना है, तो उसके लिए बहुत ही नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप उस रिपब्लिक डे परेड पे ऊपर से आप रफेल निकालें। आई एम श्योर अपनी भवानी से कोई ना कोई आने वाले फ्यूचर में जरूर रिपब्लिक डे परेड में ऊपर से चीरते हुए जरूर निकलेंगे, लेकिन फिलहाल टैब्लो पे खड़े रखते हैं पूरी दुनिया जो बिल्कुल साफ साफ देख पाई है। चलिए, यही हमारी वो वुमेन अफसर मान लेते हैं। चलिए, मैं ये मान लेती हूँ कि मैसेजिंग समटाइम्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग। मतलब आपने मैसेजिंग में दिखा दिया कि देखिए महिला फाइटर पायलट हैं, पर मैं सोनल और स्क्वाड्रन लीडर काला से भी, मतलब हम सभी यही होप करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में यही महिलाएं कॉकपिट में हो। और एक चीज सोनल, यही जो बात मैं आपसे ये शो शुरू होने के पहले कह रही थी कि इस बार भी
370 लोग सेलेक्ट हुए, 19 सीट्स लड़कियों के लिए थी। मतलब मैं जब नंबर्स देखती हूँ ना तब मुझे लगता है कि क्या ये दिखावे के लिए हो रहा है या अभी भी वो राह बहुत दूर है? के लिए नहीं हो रहा है। देखिए आप बहुत 1954 से जैसे कि मैंने कहा है ना, तो हर चीज को बदलने में रेजिस्टेंस को टाइम लगता है ना? भाई आई जस्ट होप कि ये दिखा जो बात आप कह रही हैं प्रीति, मतलब मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ कि ये जो चेंज हो रहा है ये इतना फास्ट हो कि हमें लगे कि ओके दिस इज, मतलब देखिए टाइम तो लगता है पर कितना टाइम लगता है यही दिक्कत में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एक ही चीज क्योंकि ये कहना पड़ेगा एंड स्क्वाड्रन लीडर काला, क्योंकि अगर आप अभी मेल होती तो आपका करियर ट्रैजेक्टरी बहुत अलग होती, आप भी ये मानती हैं। और ये हमारी सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, ये हमारी सोच, चाहे आपकी जो भी सोच हो, आपको सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा कि देखिए आपको जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना ये कोर्ट के थ्रू नहीं आने चाहिए, ये सरकार के थ्रू आने चाहिए, क्योंकि हर सरकार क्रेडिट लेती है कि हम परमानेंट कमीशन लेके आए। भाई आप नहीं लेके आए, कोर्ट ने आपको मजबूर कर दिया कि आप लेके आए, आपको मजबूर कर दिया कि आप लेके आए, तो आपको आपका हक वैसे कोई किसी स्पेशली फोर्सेस में नहीं दिया गया है, आपने मांगा है, लीगल रूट से मांगा है। पर स्क्वाड्रन लीडर काला, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत थैंक यू फॉर द सर्विस। यूजुअली जो विमेन ऑफिसर्स होती हैं फोर्सेस में उनको बहुत कम ये थैंक्स दिया जाता है, क्योंकि आपने अपने प्राइम दिया है आपके करियर का इंडियन फोर्सेस को, इसका जो प्राइम है एग्जैक्टली आपने प्राइम दिया है और आपको रिटर्न्स मिलने चाहिए थे, जो इमेजिन करिए आपके महिला होने से आपको नहीं मिले। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो पॉलिसीज थी, देखिए मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम एंट्री कर रहे थे तो पॉलिसीज बहुत क्लियर थी उस टाइम पे कि आपका 10 साल का शॉर्ट सर्विस रहेगा, 4 साल आप और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके बाद आपको सेवानिवृत्ति लेनी ही पड़ेगी। हालांकि टाइम के साथ बीच में परमानेंट कमीशन के ऑप्शंस आए और जब तक मेरा निकलने का टाइम आया था तब तक हमारे पास 10% वाली पॉलिसी आई थी। वहां भी कहीं ना कहीं दुख जरूर हुआ था कि सिर्फ 10% ही क्यों, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी जहाँ पे सबका आंकलन होता, जितने ऑफिसर्स हैं सबका आंकलन होता और जो भी मेरिट बेस पे हैं उन सबको परमानेंट कमीशन मिलता। अब 10% में तो ये आ गया कि जो बिल्कुल ही 1 या 2 और मैक्सिमम 3 से 4 अफसर ही आप पूरे कोर्स में से सिलेक्ट कर रहे हो, जिसमें कहीं ना कहीं आपका नंबर बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। लेकिन ये है कि इन चीजों पर रिग्रेट नहीं है, खुशी है कि टाइम के साथ इंडिया बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट इतने अनबायस्ड डिसीजंस ले रही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और धीरे धीरे आई एम श्योर रास्ता बहुत लंबा है, सोनल रास्ता बहुत लंबा है, पर एटलीस्ट चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो आगे मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, हमें मतलब एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए। सुनो, मुझे में एक फेवरेट गाना है कि एक लाइन याद आ गई है, क्योंकि मैं हिंदी गाने मतलब मुझे जो पुराने होते हैं ना कभी कभार, वो कौन सा गाना का लाइन है, कठिन सफर है ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर कठिन है मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। जो ऑर्डिनरी के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं बॉलीवुड के बारे में कुछ नहीं जानती। चलो एटलीस्ट इसमें मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, पर मैं भी आप जैसी हूँ, मुझे भी बॉलीवुड का बहुत ज्यादा ना पता है और ना ही मुझे याद रहता है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि एक फौजी के मुंह से आप उदासीनता कभी नहीं निकलवा पाएंगे, एक फौजी के मन से सिर्फ और सिर्फ जज्बा निकलेगा। बहुत शुक्रिया स्क्वाड्रन लीडर काला, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे प्रीति, ये सेगमेंट तो हम क्लोज कर रहे हैं, चलते चलते मैं एक खबर और बताना चाहूँगी। जो इस बार एनडीए का रिजल्ट आया उसमें जो विमेन टॉपर है, ये ओवरऑल रैंक इनकी 10 है, शनन हक्का नाम है इनका, और ये हरियाणा से है। जब इनसे इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने बात की और पूछा कि क्या तैयारी की थी, क्या था, तो बताया कि मेरे पापा दादा हर कोई आर्मी में था, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कुछ हमेशा से तो विजन नहीं था क्योंकि लड़कियां एनडीए दे ही नहीं सकती थी। 40 दिन में मैंने तैयारी की, 5 घंटे पढ़ाई की और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी हमारे प्रोड्यूसर नीरज जी जब हम बात कर रहे थे उस बीच में शनन का वीडियो भी चला रहे थे जिसमें उनकी मम्मी उनको मिठाई खिला रही है, बड़ी खुश दिख रही है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये वीडियो देखकर, बहुत बढ़िया लगता है सोनल, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ
मेरे दादा, हाँ मेरे दादा आर्मी में हैं, मेरे पापा आर्मी में हैं, मेरे चाचा आर्मी में हैं, मेरे फूफा आर्मी में हैं। जब मैं बहुत छोटी थी ना, जो ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन हुआ करता था, मैं आर्मी में जाना चाहती थी। और जो मेरे पिताजी हैं, मैं सबसे छोटी लड़की थी, मैं आर्मी में जाना चाहती थी। तभी मैंने रट ली हैं चीजें, क्योंकि जब आपने बोला ना कि हम इस पे करेंगे, अब क्योंकि पूरे दिन मैं तो सिर्फ नंबर ही गिन रही थी महाराष्ट्र के, कि महाराष्ट्र में क्या आंकड़े हैं, कौन सा लीडर है, फलाना ठिकाना, यही सोच रही थी। पर मैंने ये रट लिया है कि भैया हम कमांड पोजीशन में नहीं हैं, हम कॉम्बैट रोल में नहीं हैं। सरकार ने 2019 में मजबूरन परमानेंट कमीशन दिया। मुझे ये चीजें रट गई हैं, क्योंकि मैं आर्मी में आना चाहती थी, पर मेरे फादर ने मुझे साफ बोल दिया, देखो क्या करोगी, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जो स्क्वाड्रन लीडर काला ने अडॉप्ट किया। मुझे यही बोला गया था, और मैं अपना करियर, अपना प्राइम, अगर फिर क्या मेरा करियर का क्या होता, कुछ साल बाद। हाँ। और मुझे लगता है, जैसे उन्हें लगता है कि मैं कितना और दे सकती थी, पर मेरे महिला होने से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मेरे से छीन ली गई, क्योंकि किसी और को लगता है कि महिला सक्षम नहीं है। जो सारे तर्क भी दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, जो पक्ष रख रहे थे, वो इतने वेग थे कि उनको सुन के लग रहा था कि प्लीज कुछ और बेटर लॉजिक लेकर आ जाओ। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा, मुझे लगता है वो मेरी, आपकी और पता नहीं कितनी लड़कियों की भावनाएं थी जो कहना चाह रही थी ऐसे डिसीजन पर चलिए जो भी फैसला आया है, हमें इस बात की खुशी है कि 19 लड़कियां इस बार गई है। पहली बार ये पहला बैच होगा जिसमें लड़कियां सेलेक्ट हुई है और आगे रहा। पहली जीत। हाँ। पर लंबा सफर है। मैं तभी बहुत खुश होंगी जिस दिन महिलाएं कॉम्बैट में जाएंगी, कॉम्बैट रोल कि मतलब आगे फ्रंट लाइन पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। आपको लगेगा आपकी ड्रीम पूरी? नहीं, ड्रीम मेरी नहीं है, मुझे लगता है ये हम सबकी ड्रीम होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वालिटी है। हम ये नहीं कह रहे, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दें। उनको एक गोल्ड बार रखिए फिजिकल ट्रेनिंग का। सब कहते हैं ना कि महिलाएं फिजिकली वीक होती है, देखिए ओलंपिक्स में भी महिला के साथ दौड़ती है। ऐसा थोड़ा है कि महिला और आदमी दोनों दौड़ रहे हैं, अब सब ये अलग होता है। अब फोर्सेज में हम कैसा कर सकते हैं? चलिए आप एक ना लेवल प्लेइंग फील्ड आप करिए, एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाइए। अगर महिला क्लियर करती है तो उसको रखिए, उसके लिए ये मत डिसाइड करिए कि इसको पीरियड्स आएंगे, ये थोड़ा साइकोलॉजिकली वीक है, ये आप मत डिसाइड करिए उसके लिए। अलग स्क्वाड्रन बनाने की भी बात हुई थी जब ये सब चल रहा था कि महिलाएं अब अगर एनडीए के थ्रू जाएंगी तो अलग स्क्वाड्रन बनेगा, लेकिन फिर आगे बात हुई कि नहीं, अब एक ही स्क्वाड्रन रहेगा। अजीब गरीब वो दिए जाते हैं कि देखिए जब ग्रुप कैप्टन वर्धमान का जो विमान है जो गिरा दिया था पाकिस्तान में, अगर महिला पायलट होती तो देखिए क्या क्या हो जाता उसके साथ। अरे भाई छोड़ दीजिए ना, सबको पता है क्या रिस्क वो ले रहे हैं। अब वो तो हम अगर सड़क पर भी चलकर जाएं तो हम 10 रिस्क लेकर ही निकलती हैं जब घर से निकलती हैं। आप और मैं यहाँ खड़े हैं तो पता नहीं कितने रिस्क लेकर ही हम खड़े हैं, लेकिन इफ वी आर रेडी तो आप हमें मौके तो दीजिए, बाकी हम देखेंगे कि कैसे। नहीं तो हम मौके ले लेंगे। देखिए एक 2-3 बार बोला जाता है दे दीजिए, कोर्ट का एक रूट होता है अब, और ये लेना पड़ेगा। देखिए कोई देगा नहीं। मुझे वो मीम याद आ गया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। वो जो मीम है ना कि एक बहुत बढ़िया मीम है कि अरे वो करो कि हम बराबरी ही चाहते हैं, वरना अपना हक मांगते तो कितने साल तक हम भी तुम्हारे ऊपर ये सारे जुल्म करते जो तुमने हमारे साथ किए हैं। मांग नहीं रहे हैं, ये चाहिए। अब इसमें जितनी देर लग जाए, अब वो लग जाए, पर वो तो होगा, चाहे किसी को ठीक लगे ना लगे। मैं दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ जो सुर्खियों का सेगमेंट है। इस बार की पहली सुर्खी एक बड़ी पॉजिटिव सी खबर है। भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों से जुड़ी हुई ये सुर्खी है। एनडीए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है यूपीए की ओर से, और यशवंत सिन्हा का नाम आया है ऑपोजिशन की ओर से। जैसे ही उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए, लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में गूगल करने लगे। उड़ीसा के मयूरभंज जिले से आने वाली द्रौपदी संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं और 1997 में इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। इसके पहले ये 1-2 सरकारी पोजीशंस पर थी, वहां जॉब करती थी। और अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो वो भारत की पहली आदिवासी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। मतलब लोग इस खबर को ना 2 तरह से देख रहे हैं। एक धड़ा तो वो है जो द्रौपदी के उम्मीदवार बनाने को भाजपा का जो मूव है उसको बड़ा कार्ड मानता है, कहता है कि मतलब उनका ये मानना है, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगले साल एमपी में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आदिवासी संख्या उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में ज़्यादा है, इसका असर जो है वो उन चुनाव पर ज़रूर दिखेगा। दूसरा धड़ा कहता है कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई तब भी उनसे आदिवासी समाज के भले के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इस खबर को मैं ऐसे देखती हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद भी
हमारे यहाँ कितनी महिला राष्ट्रपति हुई हैं और कितने पुरुष राष्ट्रपति हुए हैं, हमें ये इक्वेशन देखना चाहिए, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति होने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव खबर ही है। दूसरी पॉजिटिव खबर इस एंगल से है ये कि आदिवासी समुदाय से ये पहली व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचेंगी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है आदिवासियों की, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन्हें वो स्पेस नहीं मिलता। तो अगर जो देश का सबसे बड़ा पद माना जाता है उस पर अगर उस समुदाय से कोई पहुंचेगा तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, पॉजिटिव खबर है। तो इसे मैं तो इस तरह से देखती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरी सुर्खी की तरफ। ये जुड़ी है इंडियन बैंक के नए नियमों से। इंडियन बैंक की ओर से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। कहा गया कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट 12 हफ्ते से ज़्यादा यानी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में है, तो वो जॉब के लिए अनफिट मानी जाएगी टेम्पररी रूप से, और डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद यानी कि करीब 1.5 महीने के बाद उस महिला को दोबारा टेस्ट कराना होगा, और अगर उसमें वो फिट पाई गई तब उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा। वैसे ये इंडियन बैंक कोई पहला बैंक नहीं है, इसके पहले एसबीआई ने भी ऐसी ही गाइडलाइंस निकाली थी और उसका बड़ा विरोध हुआ था, और विरोध के बाद उन्होंने गाइडलाइंस वापस ले ली। पर इंडियन बैंक विरोध के बाद भी अपनी एडवाइजरी वापस लेने को तैयार नहीं है। मेरा इस पर एक ही सवाल है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, हमारे कानून हमें ये राइट देते हैं, कितने ही आर्टिकल्स ये कहते हैं कि आप महिलाओं के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि वो प्रेग्नेंट है, आप उन्हें इस आधार पर नौकरी पर रखने से मना नहीं कर सकते, तो फिर ये रूल और क्या है? बेसिकली आप यही कहना चाह रहे हो ना कि अगर महिला 3 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट है तो आप अभी जॉब मत ज्वाइन करो, आप घर पे बैठो, आराम से डिलीवरी करवा लो, और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाए, 1.5 महीने हो जाए, तब आप डॉक्टर से सर्टिफिकेट लो, फिर आप ज्वाइन करो। क्योंकि अगर पहले हमने आपको ज्वाइनिंग दे दी तो हमें आपको मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, पेड लीव देनी पड़ेगी। वो नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, ये पूरा जो इसके पीछे की सोच है, ये उतनी ही पैट्रियार्कल है, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए कानून बने, जिसके खिलाफ आप और हम ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम मदरहुड को तो बहुत एम्ब्रेस करते हैं, हमारे लिए ये बहुत ब्यूटीफुल सी बात होती है। जैसे ही मदर्स डे आता है सब बहुत अच्छे पोस्ट लिखते हैं, लेकिन मदर्स के राइट्स का क्या? उनको कब बराबरी मिलेगी? उनके जो बेसिक अधिकार हैं उन पर कब बात होगी? और ऐसे जो डिसीजंस आ रहे हैं बैंक की ओर से, जो ऐसी एडवाइजरीज आ रही हैं, इस पर सरकार कब जागेगी, कब वो इस पर एक्शन लेंगी? जहाँ तक मुझे पता है, जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन फ्रंट है, इन्होंने निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या एक्शन होता है सरकार की तरफ से, ऐसे बैंक पर क्या कार्रवाई की जाती है, उनको क्या कहा जाता है। मैं तो पॉजिटिव की ही उम्मीद रखती हूँ कि जो सरकार बात करती है महिलाओं को बराबर मौके देने की, महिलाओं की बराबरी की, वो ऐसे डिसीजंस पर तो एक कड़ा रुख अपनाएगी, कोई ना कोई स्ट्रिक्ट फैसला इसके अगेंस्ट सुनाएगी। तीसरी सुर्खी की तरफ बढ़ती हूँ, और ये तीसरी सुर्खी आज की तारीख से ही जुड़ी हुई है। आज यानी 24 जून है जब ये एपिसोड शूट हो रहा है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी है, यानी कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं का दिन है। यूनाइटेड नेशंस ने महिलाओं के नाम से ये दिन क्यों किया, इसे समझने के लिए केवल एक फैक्ट पर नजर डालते हैं। यूएन में केवल 1/5 परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स महिलाएं हैं, यानी वहां पर भी जेंडर गैप है। यूएन इसे पाटने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि शांति और लोकतंत्र के लिए जो फैसले लिए जाते हैं उसके लिए पुरुषों के साथ समान शर्तों पर महिलाओं की भागीदारी, उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही जरूरी है। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि भारत की ओर से रुचिरा कंबोज अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगी। तो जब मैं देखती हूँ ना कि ऊपर से ही जो सबसे ऊंचे पायदान पर हैं, जो सबसे इंस्टीट्यूशन वाइज सबसे ऊपर है, टॉप पर है, वहां से ऐसे चेंज की बात होती है, ऐसे डेज मनाए जाते हैं। आप में से कोई कह सकता है कि एक दिन ऐसा सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होता, आप क्या फैसले ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट इस एक दिन भी उस और बात तो होती है, उस और अटेंशन तो दिया जाता है, तो मुझे उससे खुशी ही मिलती है। और बाकी रुचिरा के लिए तो मैं खुश हूँ ही। अब सीधे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ प्रीति नहीं है बात करने के लिए, वरना इन खबरों पर मैं और डिस्कस करती, तो मैं बस आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। आप अगर कुछ सोचते हैं, आपको कुछ कहना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और ये मेरा सबसे फेवरेट काम है, ये मैंने बताया भी था। लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ, ऑर्डिनरी ऑफ द वीक की। इस हफ्ते की ऑर्डिनरी ऑफ द वीक है मोनिका खन्ना। मोनिका पायलट है, पर ये ऑर्डिनरी ऑफ द वीक क्यों है? क्योंकि इन्होंने 185 लोगों की जान बचाई है,
दिल्ली एयरपोर्ट से उड़े स्पाइसजेट विमान के एक इंजन में आग लग गई थी। उस एयरप्लेन को कैप्टन मोनिका खन्ना चला रही थी। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। प्लेन को पटना एयरपोर्ट पर सेफली इमरजेंसी लैंड कराया। आप में से कोई सोचेगा ये तो उनका काम है, पायलट्स की ट्रेनिंग होती है इसके लिए, लेकिन ये एक्चुअली इतना आसान काम नहीं है। नेटफ्लिक्स पर एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है बोइंग पर, बोइंग जो एयरप्लेन कंपनी है, आप वो देखिएगा बड़े फुर्सत में, और उसमें देखकर आपको पता चलेगा कि पायलट्स के लिए ऐसी सिचुएशंस को समझ पाना, उसमें फैसले ले पाना कितना मुश्किल होता है। इसके अलावा इन्हें ऑर्डिनरी ऑफ द वीक चुनने की एक और वजह है। जैसे ही खबर आई तो कुछ लोग ट्विटर पर लिखने लगे कि ये तो ठीक है, पर पुरुष पायलट ऐसी सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर सकते हैं, लड़कियां सर्विस वाले काम बेहतर करती हैं। किसी ने लिखा कि 2 चीज़ों से डर कर रहो, भगवान और लेडी ड्राइवर, लेडी पायलट। मुझे लगा कि जो लड़की अप्रिसिएशन डिजर्व करती है उसके प्रति भी लोग क्या भाव रख रहे हैं। ऐसे में वी मस्ट सेलिब्रेट एंड अपलॉड फॉर हर। सो आई चूज हर फॉर ऑर्डिनरी ऑफ द वीक, मोनिका खन्ना। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, घूमना फिरना बड़ा पसंद है। कोई अगर इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो जाके उनकी प्रोफाइल चेक कर सकता है। सबसे आखिरी सेगमेंट है रिकमेंडेशन का, जिसमें मैं तो लेती थी प्रीति से रिकमेंडेशन, लेकिन प्रीति इस हफ्ते सिर्फ पॉलिटिकल खबरें कवर करने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, उद्धव ठाकरे की सरकार और मतलब सरकार और बीजेपी, 2 यही है धड़े जिनके बीच में, उद्धव ठाकरे की सरकार कहना भी वैसे कंप्लीटली गलत है क्योंकि 3 लोगों का अलायंस है, तो इनके बीच में जो भी चल रहा है प्रीति उसमें बिजी है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन इस हफ्ते क्या रहेगा, इस हफ्ते तो मैं गई थी घर, मेरे मम्मी पापा की थी एनिवर्सरी, तो मैंने तो बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, उन्हें वक्त दीजिए, समझिए। जब आप उनसे दूर हो जाते हैं ना, जैसे जिस सिचुएशन में अभी मैं हूँ, तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू समझ में आई है कि वो कितना करते थे और हम कभी भी किसी भी वे में उन्हें पे बैक नहीं कर सकते। तो जो भी कुछ है, जो भी है आपके पास, जो भी हैं आपके साथ, जो भी हैं आपके परिवार, रिश्तेदार, करीबी, उनके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहिए। कुछ गलतियाँ उन्होंने आपकी माफ़ की होगी, कुछ आप भी माफ़ करिए, और ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करते रहिए। मैं भी बड़ा भागते भागते घर गई थी, बड़ा भागते भागते आई सिर्फ ये शूट करने के लिए कि इस हफ्ते ये एपिसोड आ सके। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई सुझाव हो, कोई बात हो जिससे हम इस शो को बेहतर कर सकें, आप वो भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। उस एपिसोड में प्रीति पूरे टाइम रहेंगी, उनसे कहूँगी मैं। शुक्रिया।